नमस्कार। स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। वीडियो में रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे और इस शो में हमारे साथ राजेश सतपथी और प्रशांत सावंत पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मेरा एसेट कैपिटल मार्केट्स के मनीष जैन होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हैवेल्स के नतीजों पर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल राय गुप्ता से, और उसके बाद मार्केट के टेक्नो फंडा आउटलुक पर बात करने के लिए जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोता होंगे। तो अब मार्केट का रुख करते हैं और इस समय इंडेक्स टू फोकस है मिड कैप इंडेक्स। देखिए निफ्टी भी डे लो से रिकवर हो रहा है और अभी के लिए निफ्टी अपने लोज को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो 23, 130, 140 की हमने बात की थी। मिड कैप इंडेक्स लेकिन डे हाई पर आया। ये एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि मिड कैप इंडेक्स में शानदार रिकवरी है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी एडवांसेस के फेवर में है और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं। एक बार लेकिन बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनकी वजह से निफ्टी अभी भी नीचे है, और उसमें मेनली हैं दो तीन स्टॉक्स। इन्फोसिस अभी भी 5.5% नीचे और एक्सिस बैंक अभी भी 5% नीचे। दोनों स्टॉक्स में लेकिन ध्यान रखिएगा एक गैप डाउन हुआ था और उसके बाद मोर और लेस अब वो उस गैप डाउन से के आसपास ही सस्टेन कर रहे हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक पर एक इम्पैक्ट आया। कोटक महिंद्रा बैंक एक थोड़ा सा वीक है स्टॉक। ये कुछ स्टॉक्स है जिनकी वजह से मार्केट में इस समय आपको वीकनेस दिखाई देगी। एलटीआई माइंडट्री एफएनओ में 3% नीचे, कल्याण ज्वेलर्स 3% नीचे, पीबी फिनटेक 3-3.5% नीचे और वरुण बेवरेजेस ये करीब 4% नीचे। और मिड कैप आईटी में एक दो स्टॉक्स हैं जहाँ करेक्शन है इस समय। परसिस्टेंट सिस्टम्स उसमें सबसे ऊपर है, यहाँ पर वीकनेस है। लेकिन जो स्टॉक्स चले हैं उनमें सबसे ऊपर मैक्रोटेक डेवलपर्स। बाय द वे मैक्रोटेक में गावस्कर का वो 1190 का टारगेट हिट हुआ है। अब 5% ऊपर ये स्टॉक, तो वो 1190 उनका टारगेट था, वो हिट हुआ। एक बार इस पर टारगेट हिट का स्टैम्प लगा दीजिए। उसके अलावा गुजरात गैस, अपोलो एपीएल, अपोलो ट्यूब, महानगर गैस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं, हिंडाल्को। और इंडेक्स को अभी तक जो सपोर्ट कर रहा है वो है रिलायंस, अभी भी 2% ऊपर। हालांकि डे हाई से नीचे आया लेकिन फिर भी 2% ऊपर। फिर जी ये थी अब तक ये बाजार की समरी। सुबह से क्या हुआ आप चलते हैं ट्रेड्स पिक करने के लिए। आशीष कयाल जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग। देखिए बाजार में फिलहाल जो दबाव बना हुआ है वो दो स्टॉक के कारण बना हुआ है, लेकिन ऐसे में मिड कैप में एक अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो जो पहला स्टॉक है वो है फैक्ट फर्टिलाइजर्स एंड कंपनी है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव रुझान देखा जा रहा है। अभी के समय में डे हाई पे कामकाज कर रहा है, अच्छी खासी ओपनिंग दी है और साथ ही में 20 डेज एवरेज को भी ब्रेक करने में सक्षम रहा है। वॉल्यूम जबरदस्त पिकअप हो रहे हैं। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर फैक्ट पे लॉन्ग जाने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 930 का और टारगेट देख सकते हैं 1030 का ऊपर की ओर। दूसरा जो स्टॉक है वो है मजगांव डॉक। यहाँ पर वापस से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बन रही है आज के दिन में, और स्टॉक ने अपने 20 डीएमए के ऊपर सस्टेन करा है और हायर लो भी बना चुका है। गुंजाइश है कि ये शायद थर्ड वेव की शुरुआत हो, ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर। तो मजगांव डॉक पे लॉन्ग की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2235 का और टारगेट देख सकते हैं 2500 लेवल्स का। ओके, तो ये इस समय आशीष जी के पिक्स। अमोल जी गुड मॉर्निंग, आपके पिक्स। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। कमिंस इंडिया के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 2930 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 3080, 3100 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2870। एक बहुत बड़े करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद आई थिंक स्टॉक पॉजिटिव कंसोलिडेशन में है। अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहता है तो आई थिंक स्टॉक में टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाना चाहूंगा। 228 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 243 के, और स्टॉप लॉस उसका। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा 228.50 पे कॉल है आपकी। आगे की ट्रेड्स पिक करते हैं। राजेश सतपुते जी आपके ट्रेड्स क्या होंगे दो? विनय जी देखिए, मेरा पहला ट्रेड रहेगा हिंदाल्को। हिंदाल्को में एक क्लीन ब्रेकआउट है, 608 का स्टॉप लॉस रहेगा, 632 का टारगेट रहेगा। सेकंड बाय कॉल रहेगा आरती इंडस्ट्रीज। आरती में बहुत अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन का यहाँ पे सिग्नल मिला है और हमने देखा हर डिप पे यहाँ पे बाइंग हो रही है। सो आरती इंडस्ट्रीज फिर से रडार पे आया है। सो आरती इंडस्ट्रीज बाय करें, स्टॉप लॉस रखेंगे 432 का। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लेवल होगा 450। जैसे ही ये लेवल निकलेगा एक अच्छा मूव मिलेगा। सो हमारा टारगेट 470 प्लस का है। ओके चलिए अब चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए आपकी दो ट्रेड्स। जी अनुज जी वेरी गुड मॉर्निंग। दो ट्रेड्स। फर्स्ट पिक होगा वेदांता। ये करीबन 455 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो 445 445 स्टॉप लॉस रखेंगे
और यहाँ से करीबन 475, 480, 475, 480 ये टारगेट्स होंगे। और काफी दिनों बाद नेस्ले में एक हायर बॉटम फॉर्मेशन नजर आ रहा है, ओपनिंग भी स्ट्रांग है। सो नेस्ले में एक लॉन्ग रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, करीबन 2190, 2190 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 2155, 2155, और जो टारगेट होगा वो होगा 2260, 2260। ओके, ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो गए और स्टेबिलिटी हालांकि याद रखिएगा बाजार में अभी भी नहीं है बिल्कुल भी, और टर्बुलेंस तो है ही। और बाकी कुछ शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स जो आज स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, किसी ने सिमंस की कॉल तो नहीं दी ना अभी यहाँ पे? जरा प्लीज़ अगर सिमंस किसी ने उल्लेख किया हो तो ज़रूर रखिएगा स्क्रीन पे, बट एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से नहीं है। बट 6065 पे आज ये, मैं कोई ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, बस एक आंकलन और एक एनालिसिस पूछ लेता हूँ यहाँ पर। आपका व्यू क्या है प्रशांत? बहुत दिनों बाद सिमंस इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, प्राइस बिहेवियर के साथ, पिछले 3 दिनों के शॉर्ट कवरिंग मूव के साथ अपने 10 डे को टेस्ट कर रहा है। आपका व्यू इस पर? तो वीरू जी, स्टॉक के लिए 6400 एक बहुत अहम सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ है। मुझे लग रहा है वहां तक एक पुल बैक रैली आ सकती है। स्टॉक वीक ही है, बट एक पुल बैक रैली वहां तक जा सकती है। वजह है कि जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, कल के वॉल्यूम्स, तो मुझे एक थोड़ा सा हम रिस्क मैनेज करके करीबन 6000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, यानी करीबन 5990, 1% रिस्क रख के आप 6300 इस टारगेट के लिए पुल बैक के हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसकी 20 दिनों की एवरेज 6400 पे प्लेस्ड है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। सिमंस एक पुलबैक मोड में 6072 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। और ऑटो बास्केट में जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट थे, जरा प्लीज स्क्रीन पे 2 स्क्रिप्ट्स रखिएगा। एक रखिएगा आप, अभी जो मेरे स्क्रीन पे अपीयर हुई उसमें था टाटा मोटर्स 781 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। लेकिन अगर आप तुलना करें इसकी वर्सेस मारुति, तो मारुति कई शेड बेटर है इस वक्त। आपका आकलन क्या कहता है आशीष जी? अभी आप ऑटो में टाटा मोटर्स के इस पुल बैक को, हालांकि इसको भी बहुत सारी ट्रेजेक्टरीज को पार करना है, और मारुति जो कि 12100 के ऊपर स्टेबल हो गया है उसको, इन दोनों में से क्या चेस करना चाहेंगे, या फिर व्यू आपका इन दोनों स्टॉक्स पे? यहाँ पर अगर देखा जाए तो मारुति में एक अच्छा खासा रुझान आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स भी एक रिसल ट्रेड अच्छा बन सकता है। यहाँ पर गुंजाइश है। टाटा मोटर में करीबन 782 के आसपास चल रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर 810 के लेवल्स देखे जाते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव बना रह सकता है, लेकिन टाटा मोटर्स 810, और अगर आप इवेंचुअली मीडियम टर्म होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा हो सकता है। मारुति भी यहाँ पर देखेंगे तो एक पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है काफी दिनों से, और जहां निफ्टी में दबाव में नहीं था, तो यहाँ पर मारुति में गुंजाइश है कि हम ऊपर में करीबन 12900 के लेवल्स को देखे जा सकते हैं। नीचे जो मारुति में सपोर्ट लगाना होगा वो 11500 के आसपास का शॉर्ट टर्म के लिए आपसे सपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मेरे एसेट कैपिटल मार्केट्स के इंस्टीट्यूशनल बिजनेस डिवीजन के डायरेक्टर मनीष जैन जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। बाजार के लिए जो सबसे बड़ी दुखती जो नब्ज रही है वो है अर्निंग्स। एक बार फिर से ये अर्निंग सीज़न भी अगर देखा जाए तो एक आध कंपनी को छोड़ दे, थोड़े साइन यही दे रहा है कि शायद खराब ही रहे। आज सुबह हमने एक्सिस बैंक के नंबर्स भी देखे, वहाँ पर भी काफ़ी वीकनेस थी। इस समय मार्केट की इस वॉलेटिलिटी को आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज जी, थैंक्स फॉर दोबारा बुलाने के लिए। बात सही है आपकी। अर्निंग्स जो है मिक्स्ड हैं अभी। काफ़ी जल्दी होगा कुछ भी बोलना अर्निंग्स के बारे में। थोड़े मुझे लगता है जनवरी 2nd 3rd वीक तक एक क्लियर पिक्चर आना चालू होगी। कुछ बड़े स्टॉक्स की जो अर्निंग्स आई हैं मिक्स्ड हैं, या ओवरऑल कहें तो स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स रिएक्ट नहीं किया है। कहीं ना कहीं कुछ एक कमेंट्री है जिसने डिसअपॉइंट कर दिया। तो शुरुआत अगर देखें तो कुछ बहुत अच्छी नहीं हुई है। तो ये थोड़ा एक डिसअपॉइंटिंग हो सकता है बाजार के लिए आगे जाके। ओके, तो इस वॉलेटिलिटी में फिर मेरा अगला सवाल कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहाँ पर अपने आप को लिमिटेड रखें? किन सेक्टर्स में अगर इनको कैश कॉल नहीं लेनी है, इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करें फिर? जी, यहाँ पर एक चीज़ और करना पड़ेगा कि थोड़ा एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपनी अप्रोच चेंज करें और ये मानकर चलें कि कैश भी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकता है। और थोड़ा 15 से 20% का कैश अगर हम रखें
और उसे पोर्टफोलियो का हिस्सा मानकर चलें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें डिफेंस हमने बात की थी कि डिप्स में देखा जा सकता है। आईटी ठीक है, अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, बट ओवरऑल अगर अपन देखें तो आईटी पर उम्मीद अच्छी है। सो बट स्टिल अप्रोच थोड़ा चेंज करना चाहिए कि कैश को भी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा मानकर चला जाए। अभी फार्मा थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है, उस पर नज़र रख सकते हैं। एक बारी ये अर्निंग्स आनी चालू हो जाए बाकी कंपनियों की, फार्मा की, ऑटो की, तो उस पर और एक व्यू बनाया जा सकता है कि आगे इन सेक्टर पर कैसे नज़र रखी जा सकती है। डिफेंस थोड़ा एक ऑल टाइम फेवरेट रहेगा जिस पर हमेशा हम नज़र रख सकते हैं। मनीष जी, आज हम एक्सिस बैंक के नंबर्स पे रिएक्शन भी दिख रहे हैं। हालांकि आप, मुझे मालूम है स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी रेट सेंसिटिव्स में अगर हम अपनी चर्चा को ले जाएं तो बैंकों पर आपका आकलन क्या कह रहा है इस वक्त? इस बार के क्वार्टरली नंबर्स भी क्या आपको निराश करेंगे, और अभी क्या बैंकों से भी थोड़ा समय के लिए दूरी बनाए रखें, या फिर जो प्राइस डैमेज हुआ है उसके बाद ये ठीक लग रहे हैं आपको? नहीं वीरेंद्र जी, ओवरऑल एक अभी दूरी बनाकर रखना ठीक रहेगा, क्योंकि अम, देखिए, इंटरेस्ट रेट कम होने की स्पीड में कमी आई है, लेकिन एक ओवरऑल ट्रेजेक्टरी जो है हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो बैंकों में अभी भी मुझे लगता है कि एक क्लियर व्यू नहीं लिया जा सकता, और बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सा हम दूर रहें तो अच्छा है। नॉन लेंडिंग सेक्टर्स पर फोकस करना ठीक रहेगा। उसमें आपके एएमसी हैं, डिपॉजिटरीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज हैं, इंश्योरेंस हैं, उन पर अपन फोकस कर सकते हैं। और वीरेंद्र जी, एक ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर एक लार्ज ट्रेंड को समझना काफ़ी ज़रूरी है। ग्लोबली अगर हम देखें तो एक जिस तरीके से येन कैरी ट्रेड पहले चला करता था, उसी तरीके से अब एक युआन कैरी ट्रेड की संभावना बनती हुई दिख रही है, और उसके इम्प्लीकेशंस इमर्जिंग मार्केट में ज़्यादा हो सकते हैं, जिस पर शायद लोगों ने अभी ध्यान देना चालू नहीं किया है। जब ये ट्रेंड डेवलप होते हैं तो ये बड़े ट्रेंड डेवलप होते हैं, और आगे जाकर इमर्जिंग मार्केट करेंसी किस तरीके से बिहेव करती है, इन ट्रेंड्स की वजह से इन्फ्लेशंस किस तरीके से बाहर आते हैं ग्लोबली और इंडिया में, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और इन्वेस्टर सिर्फ डिप्स पर फोकस ना करें, ये बड़े ट्रेंड किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं वो मार्केट का एक बड़ा ट्रेंड डिसाइड करेंगे। तो कैश को आप पता तवज्जो दे रहे हैं मनीष जी। अच्छा, ये एक होती है ना मनीष जी, मल्टी एसेट अप्रोच, उसमें जी। जहां आप थोड़ा डेट की तरफ जाते हैं। खैर, अब डेट की क्या बात करें इस वक्त, बट जो गोल्ड है, क्या वो इस वक्त एक सुरक्षित विकल्प है? 78,000 की रेंज में है, काफ़ी समय से इस रेंज में स्टेबल है। मेरे ख्याल से 80,000 तक का इसने मूव दिया था। अभी गोल्ड पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, प्रीशियस मेटल्स पे? तो वीरेंद्र जी, बिल्कुल, एक्चुअली ये बात थोड़ा कहना मैं भूल गया था जो आपने बताई। मल्टी असेट अप्रोच ही रखना पड़ेगा 2025 में, जिसमें गोल्ड आपके असेट का हिस्सा होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी बनी रहेंगी, गोल्ड आपको कंटिन्यूसली एक स्टडी रिटर्न दे सकता है। और अगर एक गोल्ड के लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो इक्विटी एज अ क्लास और गोल्ड एज अ क्लास 1-2% ऊपर नीचे ही रिटर्न देते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में गोल्ड फेवरेबल दिख रहा है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट। और लॉन्ग टर्म में तो गोल्ड एज अ क्लास डेफिनेटली आपको करीब करीब एक सेम रिटर्न दे देता है। ओके। इसके अलावा और थीम्स में कोई पर्टिकुलर थीम बैक कर रहे हैं आप 2025 में? अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो सके तो और अच्छी बात होगी, वरना सेक्टर्स जहां पर आप पॉजिटिव हो। सेक्टर्स में अनुज जी, थोड़ा सा मैं भी वेट कर रहा था कि क्वार्टरली अर्निंग्स किस तरीके से पैन आउट होती हैं, बट ओवरऑल अगर हम 2025 की बात करें तो मुझे लगता है पावर और डिफेंस पर फोकस कर सकते हैं। फार्मा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना चालू हो रहा है। एक बार
किस तरीके के रिजल्ट्स बाहर आ रहे हैं, उसका एक वेट कर लिया जाए। ऑटो टू व्हीलर पर हमने ऑलरेडी बात की थी। ओवरऑल वो अच्छा लगता है। तो इन सेक्टर्स में पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। बैंकिंग थोड़ा सा अभी संभल कर रहना ज़रूरी है, तो उसको थोड़ा सा अभी अवॉइड करें। लेंडिंग साइड आई थिंक ओवरऑल थोड़ा सा अगर अभी अवॉइड कर चलते हैं तो बेहतर रहेगा। आपने फार्मा की बात की, व्हाट अबाउट आईटी? अब तक के जो नंबर्स आए हैं थोड़ा मिक्स बैग रहा है, पिछले साल के सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से था ये, यहाँ क्या भी होगा? आईटी में अनुज जी, मैं एक अभी भी पॉजिटिव अप्रोच लेकर ही चल रहा हूँ, और ये थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाला व्यू नहीं है। ये 2025 थीमेटिक की अगर बात करें तो वैसा व्यू बनेगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट अब यूएस में आ जाएगी, उनकी किस तरीके से पॉलिसी आएंगी उस पर एक बेट है। और जो लगता है कि ओवरऑल एआई ऑटोमेशन और आईटी को काफ़ी फेवर करेगा। तो जो भी कंपनीज इन थीम्स पर फोकस करती हैं, डेफिनेटली लगता है 2025 में वो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न आपसे और लूँगा यहाँ पे मनीष जी। एक और स्पेस है जिसको अभी शायद हमने इस चर्चा में इंक्लूड नहीं किया, दैट्स आई थिंक हेल्थ केयर स्पेस। फार्मा एंड हेल्थ केयर, मैं हेल्थ केयर पे यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। दैट इंक्लूड्स आई मीन डायग्नोस्टिक स्पेस या फिर होटल्स, ये आपके सारे हॉस्पिटल्स आते हैं उसमें, माफ़ कीजिएगा। इस पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? इसमें वीएन जी, जो हेल्थ केयर कंपनीज हैं या डायग्नोस्टिक्स कंपनी है, पहले अगर अपन हॉस्पिटल्स की बात कर लें तो एक केपेक्स साइकिल से ये गुजर चुके हैं। 2023 में और 2024 में दोनों में हमने देखा है कि इन्होंने केपेक्स कर लिया है। अब इन्हें दिखाना है कि अब आरओई एक्सपांशन कहाँ से होगा। पैसा आपके पास है, बैलेंस शीट आपकी ठीक हो गई है। अब जो हॉस्पिटल कंपनीज आरओईज अपटिक दिखा सकती हैं बेस्ड ऑन पैसा रेज जो किया है, वो नज़र में रखी जा सकती हैं। पिछली बार जब अपनी बात हुई थी तो मैं उस पर थोड़ा न्यूट्रल था कि एक मुझे अपटिक देखना है कि इसमें कहाँ पर आरओई में अपटिक आ रही है। डायग्नोस्टिक्स की अगर बात करें तो ये काफ़ी रीजन स्पेसिफिक है। पैन इंडिया प्रेजेंस जो है अभी भी आप देखें तो कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर पूरी तरीके से इमर्ज नहीं हो पाया है, तो इसमें थोड़ा एक कंसोलिडेशन होने की संभावना है। और अच्छी बात यह है कि प्राइस स्टेबिलिटी हो चुकी है, तो इनका मुझे लगता है मार्जिन कंप्रेशन उतना नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल प्राइसिंग पावर के लिए और कंसोलिडेशन के लिए इन काउंटर्स में वापस आने में फिर से थोड़ा समय लग सकता है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ नंबर्स की बात करते हैं। हमारे साथ हेवल्स की मैनेजमेंट है। तीसरी तिमाही में हेवल्स के नंबर्स कमज़ोर रहे हैं, एक बार स्टॉक लेकर आइए ज़रा। लेकिन मुनाफे में करीब 3% की कमी आई है और साथ ही मार्जिन भी करीब करीब 1% घटा है। हालांकि रेवेन्यू में करीब करीब 11% की ग्रोथ दर्ज हुई है। थोड़े से नंबर दिखाते हैं आपको। अब हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन अनिल राय गुप्ता जुड़े हैं। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लॉयड में वीकनेस रही जिसके चलते आपकी तीसरी तिमाही के मार्जिन पर दबाव दिखा है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए और ओवरऑल आपका व्यू कैसा है आगे को लेकर? जहाँ तक ओवरऑल थर्ड क्वार्टर का सवाल है, एक हेल्दी ग्रोथ 11% की रही है। अगर हम इसमें से बायर्स को एक बार हटा के देखें, क्योंकि बायर्स में एक रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन की वजह से चैनल में रीस्टॉकिंग हुई, तो 14-15% के आसपास ओवरऑल ग्रोथ है अदर देन बायर्स, व्हिच इज अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द थर्ड क्वार्टर। शोज की थोड़ा कंज्यूमर सेंटीमेंट भी वापस आ रहा है। और लॉयड का जहां तक सवाल है, लॉयड अक्सर एक अपनी जर्नी पे है और जो काफी अच्छी एक प्रोग्रेस कर रहा है, मार्केट शेयर में भी, प्रीमियमाइजेशन में भी, ब्रांड बिल्डिंग में भी, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। आई थिंक जो लॉयड का ओवरऑल प्लान है, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। ओके, चलिए लॉयड के बिजनेस की बात करें तो क्या आने वाली तिमाहियों में आप सेल्स और मार्जिन्स में सुधार एक्सपेक्ट करेंगे? हाँ, जहाँ जैसे हमने Q1 में भी देखा, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी होती है, वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव रहती है। वो भी हम लोग आने वाले सीजन्स में यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
ओके सर, ये जो डीस्टॉकिंग और साथ ही साथ जो कॉपर प्राइस की वोलेटिलिटी थी, उससे कहीं हद तक विजिबल है कि जो आपका वायर बिजनेस है वो प्रेशर में रहा, वहाँ मार्जिन्स प्रेशर में रहे। आप क्या इस बात को लेकर आश्वस्त हैं, कन्विंस्ड हैं कि ये चीज़ें आगे नहीं होंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जितना फ्लक्चुएशंस रहती हैं और रीस्टॉकिंग होती है, टेम्परेरी फिनोमेना है, और कभी कभी ओवर स्टॉकिंग होती है, कभी कभी रीस्टॉकिंग होती है, तो जनरली आने वाले इमीडिएटली नेक्स्ट क्वार्टर्स में एवरेज आउट हो जाता है, तो इसीलिए वी शुड सी वॉल्यूम ग्रोथ कमिंग बैक। ओके, अच्छा, बिजनेस की ओवरऑल की बात करें, आई मीन स्पेशली कोर बिजनेस की, तो आप कह रहे हैं कि रूरल अच्छा कर रहा है, अर्बन भी में भी अपटिक है, तो ऐसे में क्या उम्मीद करें कि जो आगे की सेल्स ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी अगले 2 क्वार्टर्स की, और स्पेशली लॉयड के बिजनेस पे आपका कमेंट? जी, मुझे लगता है कि ऐसा ही रहना चाहिए। सीजन जो फैंस का है वो भी डेवलप होना चाहिए, और एक हल्की सी जो कंज्यूमर सेंटिमेंट में पॉजिटिविटी देखी थर्ड क्वार्टर में, ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। सो आने वाला टाइम आई थिंक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए एक अच्छा क्वार्टर रहना चाहिए। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल, आपके मार्जिन को लेकर मार्केट काफ़ी चिंतित है, इसको लेकर आप क्या गाइडेंस देंगे और क्या आप पुराने लेवल्स पर वापस आ पाएंगे? नहीं, आई थिंक हम लोग काफी पॉजिटिव हैं मार्जिन्स को लेकर भी, बिकॉज कई वन ऑफ रीजंस भी रहते हैं किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में, पर ओवरऑल अगर हम पूरे साल पे देखें और 9 महीने की परफॉर्मेंस पे देखें तो एक पॉजिटिविटी है, और आने वाले टाइम में भी हम लोग क्वाइट होपफुल हैं कि मार्जिन्स शुड बी आल्सो एट अ गुड लेवल। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, और ऑल द बेस्ट आपको अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। एक बार हेवल्स की ही बात करते हैं, एक बार जरा इसका चार्ट लेकर आइए, देखिए। और आज सुबह सुबह शॉर्ट कवरिंग हुई, उसमें जो मैं कह भी रहा था कि आज आप इसमें एक्सपेक्ट करिए कि शॉर्ट कवरिंग होगी। उसके बाद हायर लेवल से स्टॉक नीचे आया और वहाँ से फिर ये स्टॉक अब घुमा। एक बार जरा इसका मुझे इंटरडे दिखा दीजिए फुल प्लेट पर, और वहाँ से अब आप इसमें वापस एक रिकवरी देख रहे हैं। अब इसमें देखना होगा कि मैनेजमेंट कॉल पे क्या बोलता है और क्या डे हाई निकलता है या नहीं निकलता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर थी कि ये नंबर्स प्राइस में थे और इसके लिए इन नंबर्स पर शॉर्ट शायद नहीं बनता। चलिए, अब हमारे साथ आशीष चतुर्मोहता जुड़े हैं, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड मैनेजर। आशीष, गुड मॉर्निंग। हेवल्स है क्या आपके पोर्टफोलियो में, क्या व्यू होगा यहाँ पर? अनुज बिल्कुल गुड मॉर्निंग। देखिए हेवल्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, और हमारा ये मानना है कि इस थीम पे हम काफ़ी पॉजिटिव रहे पूरे कंज्यूमर और ड्यूरेबल स्पेस पे, पर उसके अंदर में जो स्पेस हमने चुना था वो था जनरली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को, जैसे कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, साथ ही साथ ईपैक ड्यूरेबल्स, इसकी चर्चा भी हमने आपके शोज पे कई बार की। तो ये स्पेस हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है। ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग का कंटेंट इन कंपनीज के शेयर में बढ़ रहा है रेवेन्यू के टर्म्स में, और जिसकी वजह से मार्जिन्स में भी एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को नजर आ रहा है। तो इस कारण से हमने इस स्पेस को जरूर चुना, बट वहां पर पे हमारी जो प्रिफर्ड चॉइस रही वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ईपैक ड्यूरेबल्स जैसे स्टॉक है। हेवल्स की जहां तक की बात करें तो हेवल्स ने एक अच्छी खासी ग्रोथ जरूर दिखाई, बट जैसे अभी हम देख रहे हैं लॉयड का जब तक कि पूरी तरह से बिजनेस के अंदर में इंटीग्रेशन ना हो, उसकी वजह से हम देख रहे हैं अभी कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आ रहा है। पिछले 3 सालों में मात्र 8% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, जबकि टॉप लाइन ग्रोथ 20-21% की हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, और जिसके चलते आप देख रहे हैं स्टॉक एक लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज में बना हुआ है। अच्छा आशीष, ये आईटी में आपको मोर और लेस सेंस मिल गया है कि ये नंबर्स कैसे रहे हैं? कुछ आईटी की मिड कैप और आईटी के फ्रंट लाइन में सब ज़्यादातर लार्ज कैप में मिल ही गया आपको सेंस। आप लोगों ने क्या ऐड किया या फिर क्या शेड किया अपने पोर्टफोलियो से? बिल्कुल, जैसे हमने तो कंटिन्यूसली हमेशा चर्चा की, हम IT 20 जो ETF है उसको लार्ज कैप को उसकी थ्रू प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी भी देखना बाकी कि कौन सी कंपनी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के टर्म में बेहतर परफॉर्म करेगी। अब देखिए जैसे इन्फोसिस ने नंबर्स दिए और मार्केट ने इसको लाइक नहीं किया, और कहीं ना कहीं उस डिसअपॉइंटमेंट का एक इम्पैक्ट हमें क्लियरली देखने को मिला। 5.5% आज इन्फोसिस गिरा है, बट वहीं अगर से आप IT 20 को देखेंगे तो मात्र 1.5% डाउन है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिलेटिव परफॉर्मेंस आपको देखेंगे इंडेक्स इस समय ज्यादा बेटर करेगा, क्योंकि अभी भी एक क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी कंपनी लंबे समय में एक अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। पर क्योंकि टेलविंड सेक्टर की इंप्रूव हो रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं रुपया का डिप्रिसिएशन, प्लस हमें लगता है कि यूएस के अंदर में केपेक्स साइकिल बढ़ेगी, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी IT स्पेंडिंग में नजर आएगा। तो ये ओवरऑल IT के लिए पॉजिटिव है, बट क्योंकि हम स्टॉक पे अभी क्लियर नहीं है, हमने IT 20 का ETF लिया।
मिड कैप में जरूर हमें लगता है क्लैरिटी है, वहां पे परसिस्टेंट जैसी जो कंपनीज है उनके अंदर में क्लियर हमने देखा है कि टॉप लाइन ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है। सेक्टर के सामने भी इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं मार्जिन के फ्रंट पे भी प्रोटेक्ट रखा। तो हमें लगता है कि परसिस्टेंट अगर से करेक्शन में 5800 5850 के आसपास मिलता है तो एक अट्रैक्टिव बाय हो सकता है। एज अ डिस्क्लोजर, परसिस्टेंट भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स बीएमएस में काफी लंबे समय से बना हुआ है। आशीष जब गुरुकुल में होते हैं तो एक अप्रोच पर ज़रूर बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड टेक्नो फंडा। आशीष उसी के अंतर्गत HDFC बिलो 200 डे एक्सपोजर में, ये हिस्टोरिकली प्रूव हो चुका है। सिर्फ अगर आप एक कोविड काल को छोड़ दें कि वो हमेशा एक रिवॉर्ड देता है इस जोन का बाय, आप लोगों ने क्या यही करा है या फिर कर रहे हैं या फिर कोई जोन मार्क किया है HDFC बैंक को एक्यूमुलेट करने के लिए? देखिए वीरेंद्र, हमारे पास HDFC बैंक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है। हालांकि ये जो डिप आई है इसमें हमने अभी फ्रेश पोजीशंस को ऐड नहीं किया है। उसका कारण ये है कि हमारा जो ऑलरेडी बैंकिंग एक्सपोजर है वो हमें लगता है कि रीजनेबली वेल प्लेस्ड है, और हमने प्राइवेट बैंक्स के ऊपर ओवरवेट पोजीशन रखी है एज कम्पेयर टू PSU, जो हमारे काफी लंबे समय तक एक कॉल था कि PSU के अंदर एक अच्छी पोजीशन होनी चाहिए। उसको हमने पिछले 4-5 महीने में कम किया और उसको प्राइवेट बैंक्स की तरफ शिफ्ट किया, और मुझे लगता है कि वही पोजीशन अभी हम मेंटेन रखना चाहेंगे। बट जब तक बाजार में एक अच्छा ट्रेंड नहीं बनेगा तब तक मुझे लगता है कि बैंक्स भी एक साइडवेज ट्रेंड में बने रहेंगे। तो इस समय पे हम पोजीशंस ऐड नहीं कर रहे, बट अपने पुराने वेट के साथ हम HDFC बैंक, ICICI बैंक हमारी टॉप पोजीशंस हमारे प्राइवेट बैंक पोर्टफोलियो के अंदर में बनी हुई है। ओके, HDFC बैंक की बात हो गई, लेकिन व्हाट अबाउट एक्सिस बैंक? आज जो रिएक्शन आया, अब वन टाइम प्राइस टू बुक, क्या एक कॉन्ट्रा कॉल बनता है यहाँ पर? बिल्कुल अनुज, देखिए बनता है, क्योंकि वन टाइम प्राइस टू बुक पे जब आप देख रहे हैं कि पूरा प्राइवेट बैंकिंग बास्केट जो है वो 2.5-2.7 टाइम प्राइस टू बुक पे है, और एक्सिस बैंक आपको आज एक ऐसे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं जहां पे PSU बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक इन द लॉन्ग टर्म अपने जो पियर्स हैं उसके साथ कहीं ना कहीं कदम से कदम मिला के चल सकता है, और मे बी शायद 2.7 टाइम आपको प्राइस टू बुक ना भी मिले, बट एटलीस्ट 1.82 टाइम प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक आएगा। तो मुझे लगता है कॉन्ट्रा बेट के तौर पे एक्सिस बैंक बिल्कुल एक अच्छा बेट यहाँ पर साबित हो सकता है। और मेरे हिसाब से टेक्निकली भी आप देखेंगे तो 950 960 पे इसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो उसको ध्यान में रख के यहाँ पर पे एक्यूमुलेट की पोजीशंस एक्सिस बैंक में ली जा सकती है। ओके, तो चलिए ये इस समय एक्सिस बैंक पर एक व्यू। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मार्केट देखिए डे लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हायर लेवल पर सेलिंग है, क्योंकि जो दो बड़े स्टॉक्स हैं एक्सिस और इन्फोसिस वो अभी भी डे लो पर हैं, वहाँ रिकवरी नहीं आ रही है। मेन प्रॉब्लम मार्केट की आज ये है, एक्सिस और इन्फोसिस दोनों डे लो पर हैं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स आज का स्टार पॉकेट 230 पॉइंट ऊपर। अब मिड कैप इंडेक्स यानी करीब करीब 0.5% की रैली इस समय आपको मिड कैप इंडेक्स में दिखाई देगी, और वहीं पर आपको अच्छी ट्रेड्स भी मिल रही हैं। तो इसी पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंचन और श्रेया जुड़ेंगी और ट्रेडर्स हॉटलाइन की हम शुरुआत करेंगे।